प्यारे बच्चों, आज हम इनकम टैक्स का अंतिम हेड अदर सोर्सेज लेते हैं। अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अन्य साधनों से आय एक ऐसा हेड है जो ये कहता है कि पूर्व के 4 जो हेड थे, सैलरी, एचपी, बीपी और सीजी, इन चारों में जिन कोई भी आय ऐसी रही हो जिस पे टैक्स नहीं लगा है, वो सब अब इस हेड में आ जाएंगे। तो अदर सोर्सेज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले 4 जो हेड हैं उनको छोड़कर कोई भी इनकम यदि है, किसी भी तरह की इनकम है, वो सारी की सारी आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी इनकम मुख्य रूप से आती है? क्योंकि ये तो अनलिमिटेड सोर्स कर दिया, अदर सोर्सेज एक हेड कर दिया, तो सब कुछ आता है इसमें। तो उसका मूल डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी ही है, पहले 4 हेड में जो नहीं आती है वो सारी इसमें आती है। लेकिन अब इसमें मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। तो आज की अपनी क्लास में हेडिंग होगी अन्य साधनों से आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले क्या है लिखता है इसके बारे में देखें। अवशिष्ट शीर्षक से आय। धारा 56(1) के अनुसार यदि किसी कर योग्य आय को आय के प्रथम 4 शीर्षक में से किसी भी शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जा सके तो इसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यही बात मैंने आपसे कही, नाम ही अदर सोर्सेज है, यानी स्पेसिफाइड नहीं है। पहले 4 स्पेसिफाइड थे, उसमें बता रखा था कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा। उन चारों में जो नहीं आया वो सारा इसमें आएगा। अब इसमें आता क्या है वो देखें। इस शीर्षक में कर योग्य विभिन्न आय, धारा 56(2). नंबर 1, लाभांश। लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड। तो कोई भी कंपनी से यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो वो यहाँ टैक्सेबल होगा। लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ या अन्य प्रकार की दौड़, किसी भी प्रकार के खेल, ताश के खेल, किसी भी प्रकार के शर्त और जुए में जीती गई रकम, ये सारे के सारे आप लोगों को पता है, इन सबको कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम का मतलब होता है अचानक से कोई आय हो जाना। तो लॉटरी लग जाना, वर्ग पहेली में जीत जाना, घुड़दौड़ में जीत जाना, या कोई खेल, ताश, शर्त, जुआ, इन सब में आप पैसे जीतते हो, तो ये भी सारे इनकम तो हो ही रही है। क्योंकि पहले 4 हेड में ये सब आ नहीं रहे थे, तो इन सब की जगह यहाँ पे है। जैसे मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतते हो, तो वो इनकम कहाँ लिखी जाएगी? वो अदर सोर्सेज में लिखी जाएगी। आपने किसी व्यक्ति से शर्त लगाई और 1 लाख रुपए जीत गए, तो आप वो 1 लाख रुपए अदर सोर्सेज हेड में दिखा सकते हो, तो अदर सोर्सेज में आ जाता है। नंबर 3, करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत स्थापित फंड या कर्मचारी कल्याण हेतु अन्य किसी फंड के लिए अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन यदि है, के रूप में राशि प्राप्त, ऐसी राशि आय पर व्यापार और पेशे की आय शीर्षक का कार्य नहीं लगता हो। तो अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन है जो बीपी हेड में नहीं आया हो, यानी व्यापारी के लिए, तो वो ऐसा कोई भी फंड है वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा इनकम के रूप में। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों पर ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियां हो गया। तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जैसे आप पे ब्याज मिल रहा है, तो आप देखिए लाभांश भी अदर सोर्सेज में आता है और ब्याज भी अदर सोर्सेज में आता है। किसी के एफडी है, किसी ने शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे हैं, किसी ने लोन दे रखा है, इन सब पे ब्याज मिलता है। तो जिस पे भी ब्याज मिलता है वो भी इसी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट हैं, कोई भी इंटरेस्ट जिस पे आपको कोई भी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। शेयर पे ब्याज नहीं मिलता है। 5वां, नेक्स्ट है, करदाता को अपनी मशीन, प्लांट, फर्नीचर को किराए पर उठाने से होने वाली आय, बशर्त कि वह आय व्यापार और पेशे के लाभ के शीर्षक में कर योग्य नहीं है। तो मान लो कोई व्यक्ति अपनी मशीन है, प्लॉट है, प्लांट है और फर्नीचर है, अगर उसको किराए पर देता है और ये उसका बिजनेस नहीं है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किराए पर तो दिया, इनकम हो गई, लेकिन ये बिजनेस के रूप में किराए पर नहीं देता है, तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद में
यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट और फर्नीचर के साथ अपनी इमारत भी किराए पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लांट और फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए इमारत को भी किराए पर उठाना आवश्यक हो तो ऐसे किराए से प्राप्त आय, बशर्त कि यह आय व्यापार और पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं हो। तो ये भी बहुत स्पष्ट है। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांट है या मशीन है या फर्नीचर है जिसको उसके लिए एक बिल्डिंग भी उसके साथ में एसोसिएट है, भाई आपको मशीन चाहिए तो उसके साथ में वो मशीन नहीं है, वो उस जगह पे आके आप काम कर लो। तो अगर ऐसा कोई किराया आपको प्राप्त होता है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस है, किराए पर देना ही बिजनेस है, तब तो फिर वो आपके बिजनेस में चला जाएगा। सही है ना? जैसे जनरेटर किराए पर देते हैं, मशीन ही तो है जनरेटर, वो किराए पर देते हैं तो वो उनका बिजनेस है, तो वो इनकम वो कहते हैं कि बिजनेस में टैक्सेबल हो तो पहले बिजनेस में ही करो। लेकिन मेरे घर पे कोई जनरेटर पड़ा है, कोई आ गया कि मेरे को चाहिए यार 4 दिन के लिए, मैंने कहा ले जा, इतना रुपए पर डे लूँगा, तो वो रुपए अगर मेरी इनकम है तो मैं उसका बिजनेस नहीं करता हूँ पर मुझे किराया मिला है। तो इस तरह का कोई भी इनकम है तो वो भी आपकी किस में आ जाती है? अदर सोर्सेज हेड में आ जाती है। नेक्स्ट, प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी यानी इसे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, के संबंध में बोनस सहित प्राप्त राशि, यदि ऐसी राशि वेतन और व्यापार या पेशे के शीर्षक में कर योग्य नहीं हो। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से यदि कोई पैसा मिलता है, अगर वो अन्य किसी हेड में कहीं पे नहीं टैक्सेबल होने वाला है तो वो अदर सोर्सेज में आएगा। ये बात हमने पहली लाइन में ही सीख ली थी कि जो पहले किसी हेड में एप्लीकेबल नहीं हो रही है वो ही यहाँ पे आएगी। तो हर बार ये बात इसमें कॉमन चलेगी। आगे, 1 अप्रैल 2017 को या इसके बाद किसी व्यक्ति या व्यक्ति से मिलने वाली रकम, अचल संपत्ति या चल संपत्ति, कुछ दशाओं में छोड़कर ऐसी आय का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है। तो कोई भी संपत्ति यदि उसको किसी व्यक्ति को मिलती है, चल या अचल संपत्ति, तो वो भी इसमें आपके टैक्सेबल होगी, जिसकी डिटेल वो कहता है आगे आ जाएगा। क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज, तो ब्याज शब्द है मूल रूप से, तो इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा ब्याज उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें यह प्राप्त होता है, चाहे करदाता ने बही खाते में वाणिज्यिक प्रणाली, कॉमर्शियल मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अपनाई हो या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अपनाया हो। ये दो चीज़ें क्या है? मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब होता है जैसे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, जिसमें हम उधार का भी लेखा करते हैं, और एक होता है कैश सिस्टम, छोटे व्यापारी होते हैं वो कैश सिस्टम पे ही रखते हैं अपने खाते, अन्य चीज़ें नहीं रखते हैं। अगला है पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्राप्त पेश की राशि, ये हमने पढ़ा था। एडवांस जो लेते हैं किसी से, पूंजीगत संपत्ति का मतलब कोई संपत्ति बेचने का एग्रीमेंट हमने किया, कौन से हेड में? जस्ट पीछे कैपिटल गेन में, वो एडवांस राशि हमने जब्त कर ली, तो वो यहाँ पे आ गया। एडवांस मनी को यदि 1 अप्रैल 2014 को या इसके बाद जब्त किया जाए तो इस शीर्षक में कर योग्य होती है। वहाँ पे हमने लिखा था ना कि अदर सोर्सेज में आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। आगे ये हेडिंग है, इस शीर्षक में कर योग्य अन्य आय और ऐसी कौन सी इनकम है। तो यहाँ पे मैं मूल रूप से निष्कर्ष रूप में मुझे जो समझ में आता है वो आप भी नोटिस करे होंगे, ब्याज हो, लाभांश हो, अन्य कोई किराया हो, तो इस तरह की कोई आय जो कि अदर हेड्स में नहीं आई है, पहले वाले हेड्स में नहीं आई है, वो सारी अदर सोर्सेज हेड में आ जाएगी। अन्य आय में आपके वो कहता है कि इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आयों के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। उपरोक्त आयों के अलावा निम्न आयों पर भी इस शीर्षक में कर लगता है। नंबर 1, प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट हो वो सारे टैक्सेबल होंगे। ऊपर तो केवल प्रतिभूति लिखा हुआ था ना, वैसे मूल रूप से ये कहता है सारा ब्याज, कोई भी ब्याज हो, बैंक के खातों से ब्याज मिलता है वो अदर सोर्सेज में जाएगा, पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिलता है अदर सोर्सेज में जाएगा, कंपनी से या फर्म से ब्याज मिलता है अदर सोर्सेज में जाएगा, वित्तीय संस्थाओं से ब्याज मिलता है टैक्सेबल होगा, सहकारी समिति से ब्याज मिलता है टैक्सेबल होगा, विदेशी संस्थाओं से ब्याज मिलता है टैक्सेबल होगा, विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज मिलता है टैक्सेबल होगा। ये सारे के सारे इंटरेस्ट हैं, है ना। अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि में से कर्मचारी का हिस्से का ब्याज टैक्सेबल होगा। राष्ट्रीय बचत योजना 1972 के अंतर्गत उपार्जित ब्याज, राष्ट्रीय बचत योजना अष्टम निर्गमन, NSC बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय बचत योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC पता होगा आप लोगों को, NSC खरीदते हैं लोग कई बार, NSC बचत के लिए होती है, तो उसके लिए है
किसी भी व्यक्ति को दिए गए ऋण पर ब्याज, किसी भी आदमी को आपने लोन दे रखा है तो उस पर यदि आप कोई ब्याज लेते हो तो वो भी इसमें इनकम आएगी। आयकर वापसी के विलंब, इनकम टैक्स का जो रिफंड था वो लेट हुआ तो गवर्नमेंट ब्याज देती है तो वो भी इसमें टैक्सेबल होगा। और अन्य कोई भी ब्याज ग्राहक से ब्याज को छोड़कर, ग्राहक जो दुकान में ब्याज देता है लेट पेमेंट के कारण से उसको छोड़ दो, बाकी कोई भी तरीके का ब्याज है, इंटरेस्ट है आपको मिला है तो आप लोगों ने देखा पहले 4 हेड में कहीं पे भी हमने कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं किया था, इसीलिए वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका है नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से कमीशन। अगर नियोक्ता कोई कमीशन देता है तब तो वो सैलरी हेड में जाता है, लेकिन नियोक्ता के अलावा किसी से कमीशन प्राप्त होता है तो वो सारा कैसे आएगा, वो इसी हेड में आएगा। अंशों और ऋण पत्रों को बेचने पर कमीशन टैक्सेबल है, बीमा एजेंट को कमीशन टैक्सेबल है, संचालकों की फीस और कमीशन टैक्सेबल है। संचालक मतलब डायरेक्टर जो कंपनी में होता है वो हो गया। पोस्ट ऑफिस से अल्प बचत अभिकर्ता, जो अभिकर्ता का मतलब एजेंट होता है तो एजेंट को अगर कोई कमीशन मिलता है टैक्सेबल है। यूटीआई से अभिकर्ता यानी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसका अगर कोई एजेंट है तो उसका कमीशन टैक्सेबल होता है। लॉटरी टिकट बेचने वाले अभिकर्ता को कमीशन, जो लॉटरी के टिकट बेचते हैं उस पर आपके कमीशन टैक्सेबल होता है, या अन्य कोई भी कमीशन। तो मैं इस पूरे पॉइंट को एक ही बार शब्द में कह सकता हूँ, कमीशन टैक्सेबल होता है। तो ब्याज आ गया, लाभांश आ गया, कमीशन आ गया और अदर रेंट आ गई। 4 पॉइंट अब तक आए हैं जो टैक्सेबल है। नेक्स्ट अगला है थर्ड पॉइंट, शारीरिक व मानसिक कार्यों से आय। ठीक है, सबसे पहला परीक्षा के दौरान निरीक्षण कार्य से आय। इन्विजिलेशन होता है ना, आपके परीक्षा में इन्विजिलेटर खड़े होते हैं तो उनको जो इनकम मिलती है तो वो इन्विजिलेटर की इनकम शारीरिक और मानसिक कार्यों से आए, उसकी अदर इनकम है ये, क्योंकि नियोक्ता ने तो दी नहीं तो इसलिए। उत्तर पुस्तिका जांचने की आय, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट जो होती है तो उससे मिलने वाली आय भी अदर सोर्सेज, क्योंकि ये सैलरी हेड में नहीं आता क्योंकि नियोक्ता ने नहीं दिया, सही है ना। और एचपी में नहीं आता क्योंकि मकान नहीं है, बीपी में नहीं आता क्योंकि कॉपी चेक करना बिजनेस नहीं हो सकता है, और आपके कैपिटल गेन में तो ये आना ही नहीं है क्योंकि संपत्ति थोड़ी है। तो आप कोई भी इनकम आती है ना उसको आप इस तरीके से चेक कर लिया करो कि भाई पहले 4 हेड में तो ये कहीं सेट नहीं होती, तो जो जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज है यहाँ पे। समझ में आती है बात। आगे विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा से संबंधित अन्य कार्यों से आए। यूनिवर्सिटी की कोई भी आपका काम है, कोई बोर्ड से पैसा मिलता है तो वो। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में लेख भेजने से आए। आप एक अच्छे राइटर हो, आपने पत्रिका में एक लेख भेजा और पत्रिका हर लेख जो छपता है उसको पैसे देती है तो वो अगर इनकम है तो टैक्सेबल है। पुस्तक लेखन से रॉयल्टी की आय, आप अगर कोई बुक लिखते हो और उस पर आपको रॉयल्टी मिलती है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। ब्रैकेट में लिखा है पैसे की आय नहीं होने पर, यानी उसका प्रोफेशन ही किताबें लिखना नहीं होना चाहिए। अगर कोई राइटर ही है दिन रात किताबें ही लिखता है और रॉयल्टी लेता है तो वो उसका बिजनेस के पार्ट में आ जाएगा। प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन 2 हेड है ना, तो हेड वैसे एक ही हो गया लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो वो प्रोफेशन का पार्ट हो गया तो वो इसमें नहीं आएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि पर वार्ता देने पर आए। आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आपको दूरदर्शन ने बुला लिया, आकाशवाणी में बुला लिया, रेडियो में क्या हो, आप अपना भाषण दो, लोगों को नॉलेज दो, तो उसके लिए आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो। और लास्ट ट्यूशन पढ़ाने से आए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जमीन से आए। ऐसी किसी भूमि को जो किसी मकान से नहीं लगी हुई हो, निम्न उद्देश्य के लिए किराए पर उठाए जाने से आय होती है। तो हम लोगों ने एचपी जब पढ़ा था हमने कहा था कि मकान से आय एचपी हेड में आती है पर जमीन से आय नहीं आती है। तो जमीन से आय जो होती है वो यहाँ पे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, जैसे ईंटों का भट्टा बनाने के लिए, बाजार लगाने के लिए, मेले नुमाइश आदि के लगाने के लिए, प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं ना वो है, कृषि के काम न आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए, खनिज पदार्थ निकालने के लिए अर्थात रॉयल्टी की आय, पोखरों, घाटों और मछली क्षेत्रों के रूप में प्रयोग के लिए और अन्य किसी भी कार्य के लिए किराए पर देने से आय, परंतु कृषि आय को छोड़कर। ये सारी ज़मीनें जो हैं वो टैक्सेबल होंगी
जमीन पर टैक्स जो है वो अदर सोर्सेज में लगता है। 5th पॉइंट है, किराए पर ली गई मकान संपत्ति को उप किराएदारी से उठाने पर, सबलेटिंग बोलते हैं इसको। सबलेटिंग मतलब उप किराएदारी। आप किराए पर किसी चीज को लिया हुआ है आपने, और आप अपने किराए के जो 2 मकान थे उसमें से एक 2 कमरे थे, उसमें से एक में किसी और को आपने रख लिया, तो ये सबलेटिंग कहलाती है। तो सबलेटिंग की इनकम भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, नियोक्ता को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त कोई भी वार्षिकी, एन्युटी, ये भी इसमें आपके टैक्सेबल होती है। इसमें वसीयत के अंतर्गत मिली वार्षिकी भी शामिल है। एनुअल पेमेंट होता है, वार्षिकी का मतलब होता है एन्युटी। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम है या ऐसे कोई पैसे जमा करा रखे, या कोई संस्था आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा देती है, या कोई व्यक्ति आपको देता है, या कोई ट्रस्ट से मिलती है, या किसी वसीयत के अनुसार आपको हर साल 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो एन्युटी कहलाती है। तो कोई भी एन्युटी है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप चेक कर लो कि एन्युटी जो है, हर साल जो पैसा मिलता है, वो अन्य किसी भी हेड में नहीं आता है। हर हेड, आप देखिए हर चीज में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हर हेड स्पेसिफाइड है। पहले जो 4 आए थे उन्होंने फिक्स बता दिया कि हम 4 में तो यही चीजें आएंगे, इसके अलावा जो भी बच गया वो सारा अदर सोर्सेज में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी कृषि आय। भारत की कृषि आय तो कर मुक्त होती है, पर विदेश में यदि किसी की कृषि आय है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यह कर मुक्त नहीं है, परंतु यह केवल भारत के निवासी करदाताओं के लिए ही कर योग्य होती। तो भारतीय कोई ऐसा है जिसकी विदेश में अगर कोई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इनकम है, तो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। 8वां पॉइंट है, पारिवारिक पेंशन से आय। पारिवारिक पेंशन क्या होती है? किसी व्यक्ति के निधन पर उसके जीवन साथी या बच्चों को अथवा माता पिता को मिलने वाली पेंशन पारिवारिक पेंशन कहलाती है। समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी जो व्यक्ति नौकरी करता है वो खुद अब नहीं है और उसके परिवार को पेंशन मिलती है, तो वो पारिवारिक फैमिली पेंशन कहलाती है। ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एवं विधायकों, किसी भी प्रांत के विधानसभा या सदस्य का वेतन, तो सैलरी जो मिलती है सांसदों को, है ना, एमएलए एमपी दोनों ही हो गए, या कोई भी ऐसा पद है जिसपे उसको मिल रही है जो पॉलिटिकल पद है, तो वो सारी सैलरी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अदर सोर्सेज में वो इसलिए टैक्सेबल होगी क्योंकि उनका कोई नियोक्ता नहीं है। सैलरी हेड ने कहा था कि यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है तो सैलरी हेड में आएगा। अब एमएलए और एमपी का कोई नियोक्ता थोड़ी होता है, वो तो निर्वाचित होता है, चुने जाते हैं जनता द्वारा, तो उनको वेतन तो मिलता ही है। तो उनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ पे टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अस्पष्ट साधनों से आय। अस्पष्ट साधन का मतलब हो गया आपके घर छापा पड़ा, आप ये बता नहीं पाए कि इसका पैसा आया कहाँ से, तो वो ऐसी इनकम जो अस्पष्ट है, तो वो सारी की सारी अनएक्सप्लेन्ड इनकम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे है। गत वर्ष में करदाता के पास पाया गया ऐसा सोना, चांदी, जेवर, इन्वेस्टमेंट, कैश जिसके बारे में करदाता संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके, तथा जिसका करदाता के पास व्यापार और पैसे संबंध नहीं हो, तो वो आपके क्या हो जाएगा? अस्पष्ट आय हो गई। और अस्पष्ट आय होते ही इनकम टैक्स उसे अदर सोर्सेज में डाल देता है और उस पर टैक्स लगा देता है। ठीक है ये बात। 11 नंबर, सभी प्रकार की आकस्मिक आय, वो हम पढ़ चुके। कैजुअल इनकम जितनी भी है वो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, मानी गई आय। अन्य व्यक्तियों की आय जो अधिनियम के विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत करदाता की आय में सम्मिलित की जाती है, बशर्ते वे शीर्षक की आय हो। मानी गई आय एक पूरा चैप्टर, मानी गई आय एक चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो आपकी मानी जाएगी। इसका एक एग्जांपल सिर्फ मैं आपको देता हूँ, बाकी हम चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे। वो है कि अगर कोई माइनर बच्चा है, 18 साल से कम है, वो यदि कोई इनकम कमाता है तो वो इनकम उसके माता या पिता की इनकम में जोड़ी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो माता पिता की इनकम है। क्लियर?
तो ये एक हो गया, ऐसे पूरा एक चैप्टर है जिसमें डीम्ड इनकम बोलते हैं, मानी गई आय, तो वो भी वो कहता है कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। राष्ट्रीय बचत योजना, नेशनल सेविंग स्कीम, 1987 से मूलधन और ब्याज की वापसी, तो एनएससी हो गया ये। इससे यदि कोई पैसा मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होगा, मूलधन भी और ब्याज भी दोनों ही टैक्सेबल। 14 नंबर पॉइंट, संचालकों को कंपनी से भुगतान, डायरेक्टर होता है ना किसी कंपनी का, तो उसके लिए है, यदि संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है तो उसको मिलने वाला वेतन, कमीशन, संचालक शुल्क, अनुलाभ आदि समस्त भुगतान, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, सारे टैक्सेबल होंगे। तो डायरेक्टर को मिलने वाला, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है, डायरेक्टर तो मालिक होता है, तो मालिक यदि खुद कोई वेतन, कमीशन, शुल्क या कुछ भी लेता है तो वो सारा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। 15 नंबर पॉइंट, इस शीर्षक की आय की गणना करते समय पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया खर्च, डूबा ऋण, छूट, हानि आदि को गत वर्ष में प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई लॉस था जो पहले आपके इनकम टैक्स ने कहा कि हम नहीं मानते और आपके पहले उस पर क्या करता है, टैक्स की मुक्ति दे दी थी, अब वो पैसा प्राप्त हो गया, तो अब प्राप्त होने पर उस पर भी आपके टैक्स लगा दिया जाता है। लिखा है ना, देखो इसको वापस एक बार देख लें। इस शीर्षक की आय की गणना करते समय पिछले वर्षों में स्वीकृत यानी अलाउड किया गया कोई भी खर्च है, बैड डेट्स है, हानि है, वो अब प्राप्त होते। जैसे आपने कहा कि मेरे 10,000 रुपये डूब गए पहले एक साल में, इनकम टैक्स ने कहा कि हाँ भाई सही में डूब गए, आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। अब वो व्यक्ति जो जिसके पैसे डूबे थे ना, उसने आपको दे दिए, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। तो वो कहता है कि अगर पहले अलाउड कर दिया था ना, स्वीकृत कर दिया था, अब अगर वो प्राप्त हो जाता है तो जिस दिन वो प्राप्त होगा वो इनकम मानी जाएगी, क्लियर, क्योंकि उस पर पहले आप छूट ले चुके हो। पूंजी से जुड़ी हुई बचत योजना के अंतर्गत जमा कराई गई राशि को वापस प्राप्त करते समय मूल राशि, जमा राशि बशर्ते जमा की राशि के संबंध में धारा 80 CCB की कटौती जमा के वर्ष में ली गई हो। तो ये बहुत स्पष्ट है, ये जो बचत योजना होती है, सेविंग स्कीम, उससे यदि कोई पैसा मिलता है तो टैक्सेबल होता है, इतना सा याद रख सकते हैं। और 17 नंबर पॉइंट, घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय, ये आपके 17 इनकम के शीर्षक थे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर मुक्त आय। कौन कौन सी इनकम है वो जो टैक्स फ्री है या एग्जम्प्टेड है, तो उस पर कहता है इस शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाने वाली आयों में से निम्न आय कर मुक्त हैं। कर मुक्त को आप एग्जम्प्ट शब्द बोलते हो या टैक्स फ्री बोल देते हो। नंबर 1, सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ बोलते हैं इसको, में जमा राशि पर जमा किया गया ब्याज। तो पीपीएफ में यदि आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। निधि से आहरण करने पर संपूर्ण राशि कर मुक्त है, जिस समय आप उसे विड्रॉ करते हो तो उस पर वो सारा का सारा कर मुक्त होगा। यानी पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप पैसा डालते हो तो उसका ब्याज भी और मूलधन दोनों ही टैक्स फ्री होता है, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये अकाउंट होता है, बैंक में आप जाओ अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो, हो जाता है। नंबर 2, डाकघर की निम्न योजनाओं का ब्याज। डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से एकल खाते की दशा में केवल 3500 रुपये तक और संयुक्त खाते की दशा में 7000 रुपये तक ब्याज कर मुक्त होगा। तो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को पता होगा पैसे जमा होते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है, तो वो आपके टैक्स फ्री के लिए कहता है। नंबर 2, डाकघर के 10 अथवा 15 वर्षीय संचयी सावधि जमा खाता, कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जमा धन पर ब्याज और बोनस, ये भी आपके टैक्स फ्री होगा। तो ये पोस्ट ऑफिस के दोनों पॉइंट आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, डाकघर बचत खाता नियमों के अंतर्गत खोले गए सार्वजनिक खाते पब्लिक अकाउंट पर ब्याज 5000 रुपये तक कर मुक्त होता है, तो ये भी पोस्ट ऑफिस का ही है। जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं की अवधि पूरी होने पर, एलआईसी जो आपकी योजनाएं हैं उसकी पूरी अवधि होने पर परिपक्वता पर प्राप्त राशि और बोनस सहित ये भी टैक्स फ्री होता है। ये सारे हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं, टैक्स फ्री, जिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो एलआईसी पे टैक्स नहीं लगता, पोस्ट ऑफिस पे टैक्स नहीं लगता। केंद्र सरकार के 15 वर्षीय वार्षिकी सर्टिफिकेट का मासिक भुगतान, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम से आपको मिल रहा है तो वो भी टैक्स फ्री है। शिक्षा के व्ययों की पूर्ति हेतु छात्रवृत्तियाँ, अगर आपके
छात्रवृत्ति कोई मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, तो वो भी कर मुक्त है। 7वां, नंबर 1, जैसे आप लोगों को मिलती है ना छात्रवृत्ति, तो उसके बारे में वो टैक्स फ्री होती है। नंबर 1, 7वें पॉइंट में, संसद, राज्य विधानसभा या इसकी किसी भी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता कर मुक्त होता है। तो डेली अलाउंस जो इनको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल 1986 के तहत संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त भत्ता बिना किसी सीमा के एवं सरकारी अधिघोषणा के कर मुक्त होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज हो गए, तो उनका भी कोई भी पेमेंट है, जो भी भत्ता है, अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो भी सारे कर मुक्त हैं। किसी भी राज्य या विधानसभा के सदस्य को उस राज्य या विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता कर मुक्त है। कोई भी अलाउंस अगर उसको एरिया में अपने मिला है निर्वाचन क्षेत्र में, तो वो भी कर मुक्त है। मूल रूप से आप ये समझे कि इनको जो अलाउंसेज मिलते हैं ना, सांसद को और एमएलए और एमपी को, वो सारे कर मुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, गरीब, कमजोर एवं बीमार व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने संबंधी सेवाओं के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुमोदन पर किया गया पुरस्कार कर मुक्त होगा। गवर्नमेंट यदि कोई भी पुरस्कार देती है वो कर मुक्त होगा। अन्य कोई संस्था अगर कोई पुरस्कार देती है तो पुरस्कार भी अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे चूंकि कर मुक्त पढ़ रहे हैं, कर मुक्त तो हमने समझ लिया, टैक्सेबल कौन सा होता है? अन्य कोई भी पुरस्कार है तो वो टैक्सेबल है। जैसे मान लो कोई लॉयंस क्लब है, उसने आपको 50 लाख रुपए का इनाम दिया कोई ब्रेवरी के काम के लिए, तो इनकम टैक्स उस पर टैक्स लगा देगी। कौन से हेड में लगाओगे? पहले 4 में नहीं आ रहा है तो अदर सोर्सेज में उस पर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिया गया वीरता पुरस्कार, चाहे भले ही नकद दिया गया हो या वस्तु के रूप में, तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ना, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। विभिन्न प्रतिभूतियों पर ब्याज, ये जो नीचे ब्याज दे रखे हैं वो भी सारे कर मुक्त होंगे। सबसे पहले सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं वो कर मुक्त हैं। पहला 7% पूंजी निवेश बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये कर मुक्त होता है। इसका ब्याज केवल व्यष्टि यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कर मुक्त होता है। अन्य कोई करदाता है तो उसके लिए टैक्सेबल होगा। 10% राहत बॉन्ड्स का ब्याज, ये भी कर मुक्त होता है। स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जमा बॉन्ड्स का ब्याज, ये भी कर मुक्त होता है। स्थानीय सत्ता या राज्य पोषित वित्तीय संस्थान, स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटाइटी जारी किए गए अधिसूचित बॉन्ड, ये भी कर मुक्त होते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट बेस्ड हैं, आप सारे नोटिस कर लो, खाली इतना सा बहुत है। अगला है सरकारी उपक्रमों की कर मुक्त प्रतिभूतियां। सरकार के जो गवर्नमेंट के कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों के, ये सारी यहाँ पे आएंगी, वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज में कौन कौन से हैं? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 9% और 10% कर मुक्त है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 9% 10% कर मुक्त है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 9% 10% कर मुक्त है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और इनका अगर कोई बॉन्ड है 9% और 10%, इसका मतलब इस पे इतना ब्याज वो देते हैं, तो वो जो ब्याज है वो भी कर मुक्त हो जाएगा। तो ये ऊपर तो था गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां, और ये है गवर्नमेंट के उपक्रमों की यानी कंपनियों की। ये तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, आप देखो। नेक्स्ट, लाभांश की निम्न आय। तो लाभांश में वो कहता है घरेलू कंपनी के समता अंश या अधिमान अंशों पर लाभांश या अंतरिम लाभांश तथा बोनस। आप देखिए, भारतीय कंपनी है, घरेलू कंपनी का मतलब भारतीय कंपनी का जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री होता है। इंपॉर्टेंट बात, अन्य कोई डिविडेंड है तो ही टैक्सेबल होगा, भारतीय कंपनी का डिविडेंड टैक्स फ्री होता है इनकम टैक्स में। क्लियर? लेकिन साथ ही ये समझ लो कि उस पर डिविडेंड टैक्स लगता है, वो अलग से लगता है। क्लियर? इसलिए कर मुक्त है। धारा 222 के अंतर्गत माना गया लाभांश, तो ये हेडिंग बाद में आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ये भी कर मुक्त होता है। 222 ए से स्टार्ट होके ई तक है, ए बी सी डी ई 5 होते हैं, तो ये सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं केवल ई को छोड़कर, वो आएंगे तब बता देंगे। अग्र के संबंध में प्राप्त कोई आय, धारा 1035, अग्र मतलब ये जो आगे दे रखे हैं वो है।
पहला धारा 10(23)D के अंतर्गत पारस्परिक कोष म्यूचुअल फंड बोलता है, म्यूचुअल फंड को पारस्परिक कोष बोलता है कि यूनिट से मिलने वाला विशिष्ट उपक्रम के प्रशासन से मिली यूनिट के संबंध में और विशिष्ट कंपनी से मिली यूनिट्स के संबंध में। तो कोई भी यूटीआई की यूनिट्स हो चाहे वो पारस्परिक कोष हो, तो वो यदि है तो वो भी धारा 10(35) याद रखना है, उसके अंतर्गत यदि मिलता है तो वो कर मुक्त होता है। यहाँ पे देखो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिख दिया है, यूटीआई। बस अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है स्वीकृत कटौतियाँ। कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ होती है, तो